क्लास 8, 9, 11 के लिए होने वाली जैक बोर्ड टर्म 2 परीक्षा में बच्चों को सहूलियत हो, सुविधा हो, इसके लिए JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है। इसमें क्लास 11th के लिए ज्योग्राफी विषय के लिए टर्म 2 परीक्षा के लिए JCERT ने 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है। हम लोग देखते हैं क्लास 11 के लिए ज्योग्राफी विषय के लिए सेट 2 का मॉडल प्रश्नोत्तर। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखें। तो इसका उत्तर चैलेंजर गर्त 11,776 मीटर गहरा है। ये चैलेंजर गर्त पता होगा प्रशांत महासागर में है। दूसरा, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तीसरा, भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चौथा, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु चूंकि उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण रूप से पड़ता है इसीलिए, और कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काटता है, इसीलिए भारत की जो जलवायु होगी कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। पांचवा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? गुरु शिखर, याद रखेंगे, गुरु शिखर। छठा, लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है? तो लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इस कारण से उसका रंग लाल होता है। सातवां, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। आठवां, जल चक्र क्या है? अब आठवां से देखिए, ये 3 नंबर ये प्रश्न है। यहाँ से जल चक्र क्या है चित्र सहित समझाएं। तो यहाँ पर चित्र, इसके बाद आपको चित्र भी दिखलाएंगे। पहले देख लीजिए क्या है। जल के महासागर से, महासागर मतलब जलमंडल, आपको पता है ना, जलमंडल जो है वो यानी महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ है, तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जल के महासागर यानी जलमंडल से वायुमंडल में, वायुमंडल से स्थल मंडल पर, स्थल मंडल से पुनः महासागर में, जहाँ से निकला था फिर वहीं पहुँच गया। पहुँचने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं, है ना, जल चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। महासागरों का जल सूर्यातप के प्रभाव से गर्म होकर जलवाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। इस जलवाष्प का हवाओं द्वारा महासागरों, महाद्वीपों के ऊपर परिवहन होता है। यही जलवाष्प हवाओं के द्वारा ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, तो संघनन क्रिया द्वारा वर्षा के रूप में, पुनः वर्षा के रूप में धरातल पर और फिर पुनः महासागरों में पहुंच जाती है। ये जो प्रक्रिया जल चक्र है, आप इसको चित्र के द्वारा दिखला सकते हैं कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ महासागर है, महासागर जो है तापमान के प्रभाव से, बढ़ती हुई तापमान के प्रभाव से इसका जल जो है वो वाष्पीकरण होकर करके ऊपरी वायुमंडल में, फिर यहाँ से हवाओं द्वारा क्षैतिज रूप से स्थल मंडल पर पहुंचता है, और फिर हवाओं के द्वारा फिर ऊपर भी जाता है, फिर संघनित होकर के फिर वर्षा के माध्यम से फिर धरातल पर आता है। धरातल में देखिए कुछ जो है सो भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है। देखिए भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है, कुछ नदी द्वारा, कुछ झील द्वारा सोख लिया जाता है, और कुछ जो है बहते हुए पुनः जो है सो महासागर में पहुँच जाता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो आपने इसको चित्र के माध्यम से भी देख लिया, इसको समझा देंगे चित्र के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। तो उपमहाद्वीप से आशय क्या है? तो उपमहाद्वीप से आशय एक बृहत भौगोलिक इकाई से होता है जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो। तो यहाँ पर देखिए भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालय पर्वतमाला जो है इसको पूरा एशिया महाद्वीप से एक मतलब पृथक कर देता है, और इसकी एक विशिष्ट पहचान हो जाती है। तो इसलिए भारत को भी उपमहादेश या उपमहाद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि उपमहाद्वीप से आशय एक वृहत भौगोलिक इकाई से होता है जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो। यह महादेश से छोटा होता है, माने उपमहाद्वीप महादेश से छोटा होता है, तथा इसमें कई देश सम्मिलित होते हैं या शामिल होते हैं। भारत एक उपमहाद्वीप है, अभी मैंने बताया भारत एक उपमहाद्वीप है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा हिंद महासागर द्वारा यह शेष एशिया से अलग पहचान रखता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें जो है आपको भारत तो है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। ये इसका उत्तर हुआ। क्वेश्चन संख्या 10, भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। देखिए पहली विशेषता, मानसून शब्द मौसम से बना है, अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है वायु का व्युत्क्रमण, यानी कि उसका उल्टा हो जाना। भारत में 6 माह उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा तथा अगला 6 माह ठीक इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा चलती है। दूसरी विशेषता, दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से नमी लेकर भारत की ओर चलती है, जिससे कुल वर्षा का लगभग कितना परसेंट, 80% वर्षा भारत में होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यह दूसरी विशेषता। तीसरी कि वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता के कारण सिंचाई प्रभावित हो जाता है, इसका प्रभाव कृषि पर पड़ता है। वर्षा ही सिंचाई का प्रमुख साधन है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ खेलता है।
चौथा भी आप जान लीजिए कि उत्तर पूर्वी मानसून स्थल भाग से समुद्र की ओर चलती है, इस कारण इससे वर्षा नहीं होती है, लेकिन केवल कोरोमंडल तट पर यानी तमिलनाडु तट पर ही इससे वर्षा होती है, जब यह बंगाली खाड़ी से नमी लेकर यहाँ पहुँचती है। चलिए अब क्वेश्चन 11, भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताइए। तो भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण कौन कौन है? पहला लिखेंगे सीधे, नगरों के गंदे सीवेज जल को सीधे नदियों में डालना। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्टों को निस्तारित किए बिना नदियों में प्रवाहित करना। तीसरा, मृत शरीर नदियों में प्रवाहित करना। इसके अतिरिक्त त्योहारों में मूर्ति, जैसे सरस्वती पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, बहुत सारा का त्यौहार वगैरह होता रहता है हमारे यहाँ देश में, तो उसमें मूर्तियों को नदियों में डालना, फिर कपड़ों को धोना, स्नान करना, इन सभी चीज़ों से हमारा जो नदी का जल है वो प्रदूषित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी लेकर पहुंचती है, यही कारण है कि जाड़े के मौसम में वहां अधिक वर्षा होती है। 13, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके निम्न कारण है केंद्रीय स्थिति के। पहला, यूरोप एवं अमेरिका के पश्चिमी भागों से भारत समान दूरी पर स्थित है, एकदम समान दूरी पर। पुनः भारत से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर चीन, देखिए पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर चीन जापान को, दक्षिण पश्चिम में यूएसए ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप को, पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण में श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को व्यापारिक मार्ग जाते हैं। कहाँ से? भारत से। इन सभी देशों को भारत से व्यापारिक मार्ग जाते हैं हिंद महासागर से होते हुए। तीसरा, कि सुएज नहर के बन जाने के बाद से क्या हुआ कि भारत की सुएज नहर आप जानते होंगे, उसको विस्तार से बाद में बतलाएंगे, इसके बारे में अगर कोई बच्चे जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। सुएज नहर बन जाने के बाद भारत की स्थिति का महत्व और भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के मध्य लगभग कितनी दूरी कम हो गई? 4800 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो इससे भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है, महत्व बढ़ गया है। तीसरा है कि भारत पश्चिमी औद्योगिक देशों को पूर्वी विकासशील देशों से मिलाने के लिए एक सेतु यानी बांध का कार्य करता है, तथा इनसे निर्मित एवं कच्चे माल के आयात निर्यात की सुविधा रहती है। तो इस तरह से देखा आपने भारत का क्या महत्व है। उसके बाद है 14 कि पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा नहीं बनने के निम्न कारण है। पहला देखिए, यहाँ नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो क्या ढाल बहुत तीव्र होता है, तो नदियों का वेग अधिक होता है, तो डेल्टा बनाने के लिए तो नदी का वेग घट जाना चाहिए, तब ना नदी जो है निक्षेपण कार्य अधिक करेगी। तो निक्षेपण होता ही नहीं तो डेल्टा बनेगा कैसे? तो यहाँ पर हम इसको समझने के लिए बोले, लेकिन आप लिखिएगा यही जो लिखा हुआ है यहाँ नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, अतः डेल्टा नहीं बल्कि ज्वार नदमुख का निर्माण होता है, जैसे नर्मदा ताप्ती नदियों के द्वारा। दूसरा कि नदियों की घाटियाँ पठारों में बहने के कारण सकड़ी हैं। तीसरा कि यहाँ नदी की धारा उपधाराओं में विभाजित नहीं होकर, माने अनेक धाराओं में नहीं बंट करके एक ही धारा के रूप में गिरती है, अतः डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, बल्कि किस चीज़ का निर्माण होता है? ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। तो डेल्टा नहीं बनने का कारण आपने देख लिया। अब है 15 नंबर क्वेश्चन कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताएं। देखिए ये अब यहाँ से 15 से जो है आपको 5 नंबरिया यानी 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखिए, जल तथा वायु जैसे प्राकृतिक कारकों तथा मानवीय व जैविक कारकों के हस्तक्षेप से मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन की परिभाषा एक लाइन में जरूर दे देना चाहिए। इसके प्रमुख कारण यानी मृदा अपरदन के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, वनों की अविवेकपूर्ण कटाई। दूसरा, स्थानांतरित कृषि प्रणाली का प्रचलन विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में। तीसरा, ग्रीष्म काल में उत्तर भारत के मैदानी भागों में आने वाली आंधियों के कारण से क्या होता है कि उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाता है। चौथा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली घनघोर वर्षा से अत्यधिक ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगा? भूस्खलन बढ़ जाता है एवं मृदा अपरदन तेजी से होता है अत्यधिक वर्षा के कारण। फिर देखिए 5वां, अत्यधिक वर्षा से आने वाली बाढ़ से भी मृदा की ऊपरी परत का हट जाना। उसके बाद फिर अति पशुचारण, पर्वतीय ढालों पर अनियंत्रित पशुचारण। उसके बाद अवैज्ञानिक खेती, जैसे समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई न करना, दोष युक्त फसल चक्र अपनाना, आवरण फसलें गलत तरीके से बोना, अत्यधिक सिंचाई आदि, ये सभी मृदा अपरदन के कारण हैं। मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के उपाय क्या क्या हैं? तो निम्न उपाय हैं। पहला, पर्वतीय पठारी भागों में सीढ़ीनुमा खेती करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाना। चौथा कि
15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं करना, और यदि आवश्यकता पड़ जाए कृषि करना ही पड़े तो वहाँ सीढ़ीनुमा खेती करना। उसके बाद स्थानांतरित झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना, शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में वृक्षों की रक्षा मेखला बनाना, रक्षा मेखला लगाना। फिर समुच्च रेखीय जुताई को बढ़ावा देना, नियंत्रित चराई पर बल, अति चराई से बचाव, मिश्रित बहुफसली कृषि प्रणाली को बढ़ावा, आम नागरिकों को जागरूक बनाना। इन सभी उपायों के द्वारा हम मृदा अपरदन की समस्या से निपट सकते हैं। चलिए 16 नंबर कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। उत्तर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 64% जनता का भरण पोषण कृषि पर निर्भर करता है। कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। अब पता है ना, कृषि वर्षा पर निर्भर करती है सिंचाई के लिए। भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही होती है। वास्तव में मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि वर्षा का अभाव खेती को ही नष्ट नहीं करता बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक जीवन को भी झकझोर कर रख देता है। जिस मानसून पर कृषि एवं संपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन निर्भर करता है वह मानसून की अनियमितता एवं अनिश्चितता की विशेषताओं से भरा हुआ है। पता है ना मानसून कितना अनियमित एवं अनिश्चित है भारत में, तो इन विशेषताओं से भरा हुआ है, जिसका परिणाम यह होता है कि किसी वर्ष कम वर्षा होती है तो अकाल या दुर्भिक्ष, मतलब अकाल दुर्भिक्ष सूखा पड़ जाता है। तो दूसरे वर्ष अधिक वर्षा अगर हो गई तो उससे नदियों में बाढ़ें आ जाती हैं तथा दोनों ही परिस्थितियों में फसलें नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण एक ही समय में देश के कुछ भागों में सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ें आती हैं। मानसून के अचानक प्रस्फोट से मृदा अपरदन की समस्या भी उत्पन्न होती है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मानसून की अनियमितता अनिश्चितता के कारण उत्पन्न अकाल एवं बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है तथा देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और कहा जाता है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, और तो और भारत सरकार के वित्त विभाग का बजट भी मानसून का जुआ ही समझा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा दक्षिण पठार के उत्तर में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिण पठार के उत्तर में यानी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित भारत के मैदान को भारत के विशाल मैदान कहा जाता है। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इसी कारण इसे सतलज या ब्रह्मपुत्र गंगा सिंधु या सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ एवं घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। उच्चावच की भिन्नता के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पता है ना आपको, याद कीजिए कौन कौन? भावर, तराई, बांगड़, खादर। भावर के बारे में लिख दीजिए। यह शिवालिक के दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में शिवालिक के समानांतर विस्तृत है। कंकड़, पत्थर, बजरी के जमाव के कारण यह पारगम्य चट्टानों का क्षेत्र है। दूसरा, तराई। भावर के दक्षिण में 10 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत क्षेत्र को तराई कहते हैं। यह बारीक कणों वाले जलोढ़ से बना हुआ है। यहाँ वनों को साफ कर कृषि योग्य बनाया गया है। भावर की भूमिगत नदियाँ तराई में प्रकट हो जाती है। भावर में जो नदी छिपी हुई होती है बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों के अंदर, वह तराई में फिर से प्रकट हो जाती है। उसके बाद बांगड़, यह पुराने जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ उच्च प्रदेश है। उच्च प्रदेश है तो क्या होगा, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। पंजाब में इसे छाया कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसी बांगड़ को भूड़ कहा जाता है। इसमें चूना युक्त संसाधनों की अधिकता होती है। खादर देखिए, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ निम्न प्रदेश है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं। पंजाब में इसे बेट कहते हैं। इसमें चीका मिट्टी की प्रधानता होती है। यह विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। पता है, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन का डेल्टा इसी क्षेत्र में आता है। 18 नंबर है आपको कि हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर लिखें। तो देखिए इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उत्तर भारतीय हिमालय नदी वाला जो अपवाह तंत्र है इधर, और प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र इधर लिख दीजिए। हिमालय अपवाह तंत्र में आप लिख दीजिएगा पहला कि सदावाहिनी है, वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये मौसमी है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। वर्ष पर्यंत इसमें जल माने सालों भर इसमें जल नहीं रहता है। दूसरा अंतर कि ये नवीन है। कौन? हिमालयी नदियाँ जो हैं, हिमालय से आने वाली नदियाँ नवीन हैं, युवावस्था में हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? प्राचीन है। तीसरा कि ये गहरा तलीय अपर्दन में लगी हुई है। हिमालय नदियाँ गहरा तलीय अपर्दन में लगी है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ इनका तलीय अपर्दन का कार्य समाप्त हो चुका है।
चौथा कि हिमालय नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ ये अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुरा, महादेव, मैकाल आदि की पहाड़ियों से निकलती हैं। पाँचवां कि हिमालय नदी जो है वह विशाल अपवाह क्षेत्र रखती है या अपवाह तंत्र बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटा अपवाह तंत्र बनाती है। छठा कि और भी कुछ है जो अंतर जान लीजिए। अधिकांश नदियाँ बहुत लंबी हैं, हिमालय से आने वाली अधिकांश नदियाँ लंबी होती हैं, यह छोटी होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय तंत्र से की कुछ बड़ी नदियाँ कौन? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियाँ हैं, जबकि इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद और भी कुछ अंतर है। केवल हिमालय नदियाँ केवल पर्वतीय भागों में ही जल विद्युत उत्पादन की सुविधा है, जबकि इसमें अनेक स्थानों पर झरनों के कारण से क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदियों में सभी जगहों पर जल विद्युत की सुविधा है। फिर उसके बाद लिख सकते हैं आप, मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करता है कौन? हिमालय नदियाँ। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी छोटी डेल्टा बनाती है। ये जो हिमालय नदियाँ इसकी जो घाटियाँ होती है काफ़ी चौड़ी उपजाऊ है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियाँ संकरी और अनुपजाऊ होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा हिमालयी और हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अंतर। 19वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट, पर्वतीय, रेतीली मिट्टी। तो इसको मानचित्र हमने अपने हाथ से खींचा है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। देखिए, ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र इधर है और इधर है पर्वतीय मिट्टी। और फिर देखिए यहाँ पर रेतीली मिट्टी है अरावली पर्वत के पश्चिम में, राजस्थान में एक कच्छ का क्षेत्र कुछ हल्का फुल्का। तो ये रेतीली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। देखिए, काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय पठारी भाग में काली मिट्टी का क्षेत्र है, और जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र देख लीजिए यहाँ पर उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र और तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये एक छिटपुट रूप से फैला हुआ लेटराइट मिट्टी। देखिए यहाँ पर केरल में कुछ भाग, कुछ प्रायद्वीपीय, यहाँ काठियावाड़ का पठार में भी कुछ है, और कुछ जो है सो आपको झारखंड के प्रदेश में भी मिलता है कहीं कहीं पर। तो इस तरह से ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र हो गया। तो आपने देख लिया कि रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।